हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज हम कई दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर गया हुआ था। तो दोस्तों, आज देखते हैं, मैंने संविधान के अंतर्गत लगभग 3 वीडियो करा चुके हैं। आज देखते हैं मौलिक अधिकार जो हमारे सिलेबस में भी है। इसके बाद हम मौलिक कर्तव्य को लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार वास्तव में है क्या। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। इनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं और मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, तो सबसे पहले इनकी बेसिक जान लेते हैं, आखिरकार इन वास्तव में है क्या। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारत के नागरिकों के लिए प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। यानी अगर स्थिति सामान्य है तो सरकार द्वारा इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता और इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को है। पूछा जाता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। सुप्रीम कोर्ट को इनका संरक्षक माना जाता है। ये अधिकार सभी भारत के नागरिक को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकें। यानी वे ये अधिकार हैं जिनके साथ भारत का प्रत्येक नागरिक एक शांति रूप में समान रूप से जीवन यापन कर सके। इनको भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो 12 से 35 के अंतर्गत दोस्तों रखा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम बन जाता है कि इनको किस भाग में रखा गया है दोस्तों। तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के मध्य रखा गया है दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार बनता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में किस संविधान से लिया गया है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इनको लिया गया है यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। 3 बेसिक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ये भाग 3 में है दोस्तों। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। 12 से 35 आर्टिकल में है दोस्तों और इनको यूएसए से लिया गया है। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों मानी जाती है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 क्यों हैं। यानी जब मूल अधिकार बनाए गए थे उस टाइम पर 7 अधिकार थे, लेकिन फिर कुछ संशोधन हुआ और एक मूल अधिकार को हटाकर ये मात्र 6 रह गए। अब देखते हैं वो 7वां कौन सा हटाया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979, कुछ बुकों में 78 भी लिखा हुआ है, आपको 78 ही सही मानना है, लेकिन पूर्ण रूप से वो लागू हुआ था 1979 में, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12, यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखा है, भाग में अलग से बता दे रहा हूँ, भाग 12 में और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रखा गया। यानी जो 7वां मौलिक अधिकार दोस्तों हुआ था, जिसका नाम संपत्ति का अधिकार था, उसको भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, लेकिन पूर्ण रूप से वो लागू हुआ था 1979 में। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं, जान लेते हैं कौन कौन से 6 अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार करता हूँ समता या समानता का अधिकार, जिसे 14 से 18 तक माना गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जिसे बोलते हैं, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इस पर अभी क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, इसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने किया है दोस्तों। तो अलग अलग को देखते हैं कैसे क्या क्या इनमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं समानता या समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के मध्य रखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 14 देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ है यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से न लागू करेगा। यानी सभी के लिए कानून समान होगा, इसलिए समानता रखी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 15 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जात पात या ऊंच नीच का भाव मन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आर्टिकल 15 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन इसमें अपवाद माना जाता है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें अपवाद रखा गया है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है दोस्तों। बात करते हैं आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे पहले कर लेते थे नाइटहुड की उपाधि, अब वो ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखी है। बात करते हैं दूसरे अधिकार की, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, जिसे 19 से 22 के मध्य रखा गया है। तो आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का मुख्य वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। बात करते हैं 19B की, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की, सभा करने की स्वतंत्रता, जैसे ये रैली वगैरह होती हैं। आर्टिकल 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, लेकिन पहले अपवाद हुआ करता जम्मू कश्मीर, शायद अब ये भी खुल गया है। बात करते हैं आर्टिकल 19F संपत्ति का अधिकार, कहीं भी संपत्ति खरीदने का ये जो एक स्वतंत्रता थी, इसे भी रखा गया है। आर्टिकल 19G कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोस्तों। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने से समय जो कानून है इसी के तहत सजा न मिले, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत, यानी जो कानून पहले बना हुआ है उसी के तहत सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 21 की, ये जो तीसरा आ जाता है हमारा। आर्टिकल 21 प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या की बात करता हूँ, और परीक्षा में यही प्रश्न बार बार आता है, यही आपको केवल ध्यान से पढ़ना है। 6 से 14 वर्ष के आयु तक समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इसको किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, इसे निःशुल्क कर दिया था दोस्तों, और इसे 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार रख दिया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकार के सामने पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का भी अधिकार दोस्तों है। बात करते हैं निवारक निरोध की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 के तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने तक अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना है, लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। बात करते हैं निरुद्ध व्यक्ति के निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको आर्टिकल 23 व 24 के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 23 देखते हैं, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी, इसी प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो यहाँ बच्चे की खरीद करते हैं, उसके लिए इसमें अपराध माना गया है। बात करते हैं आर्टिकल 24 की, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों, अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। आर्टिकल 25 देख लेते हैं, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, इसी स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 25 देता है। बात करते हैं आर्टिकल 26 की, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। बात करते हैं आर्टिकल 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसे शिक्षण संस्थान को पूर्णतः बंद किया जाएगा।
बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी अधिकार माने जाते हैं। आर्टिकल 29 देखते हैं, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था के प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक इसी प्रकार आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, आर्टिकल 32, जिसको संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है: बंदी, प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। और मैं आपसे दोबारा एक बात बता दूं, अभी मैं इसकी थ्योरी करा रहा हूं। अभी लगभग परीक्षा में लगभग 18 से 20 दिन है। इन दिनों के मध्य हम सभी प्रश्नों को, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी मैं कराऊंगा। जैसे मैंने आज मौलिक अधिकार की वीडियो ली है, अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए उनको भी मैं अलग से कराऊंगा दोस्तों। तो पहले आप हल्की फुल्की थ्योरी देखिए ताकि प्रश्न को आप करने में कोई हिचक ना पैदा करें। तो देखते हैं भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मैंने पहले बता दिया, भाग 3 में और 12 से 35 में। इनमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। तो दोस्तों एक बेसिक जानकारी मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में बताई, मैं पुनः फिर बता दूं। इसको अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आपको उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। किस किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? दोस्तों दोबारा पुनः रिपीट कर दूं, किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि मैं देख पाऊं किस किस को इस बात का पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बेसिक मेरे साथ साथ इसे पढ़िए, किताब की तरह पढ़िए ताकि ये बेसिक जानकारी आपकी याद हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।